डिफेंस, एग्रीकल्चर, मैरिज, एटॉमिक एनर्जी। देखिए, दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी में मैक्सिमम पावर या ओनली सोर्स ऑफ पावर सेंटर के पास होती है। इसका क्लासिक एग्जांपल है फ्रांस, जापान और चाइना। वहीं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों ही के पास पावर्स डिवाइडेड रहती हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। देखिए, इंडिया में सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। मतलब इमरजेंसी के दौरान सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाती है और स्टेट के पास बहुत कम पावर्स रह जाती है। बाकी नॉर्मल टाइम्स में इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड करना। तो अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर भी सेंटर और स्टेट के बीच के जो पावर्स है उन्हें 3 हेड्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। इन्हें याद करना भी बहुत आसान है। देखिए, क्योंकि ये 200 आर्टिकल है इसलिए 2 तो आएगा ही। इसके बाद 4, 5, 6, इसके बाद 4, 5 और 6। तो ये हो गए आपके स्टार्टिंग आर्टिकल्स। इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिलअप करना है। 56 के आगे आएगा 55, यहाँ पे आएगा 63 और एंडिंग है 93। तो चलिए यहाँ से ही लेजिस्लेटिव रिलेशंस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले वो लोग जो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बुक देखते साथ आपको लगेगा कि अरे बाप रे, इतने सारे आर्टिकल्स, इतने टेक्निकल टर्म्स, 7th शेड्यूल, इतने सारे सब्जेक्ट मैटर, ये तो बहुत टेक्निकल है, ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, इस वीडियो को मैं बहुत ही आराम से और एग्जाम्पल्स के साथ समझाने वाली हूँ, तो आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, याद अपने आप हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 245 से लेकर 255 में डिस्कस किया गया है। सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस है उन्हें 2 एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कौन से और कितने एरिया में कौन लॉ बना सकता है। वहीं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन मतलब किस सब्जेक्ट मैटर पे, एग्रीकल्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर प्रोजेक्ट्स हो, कौन से सब्जेक्ट मैटर में कौन लॉज बना सकता है। इन दोनों को ही हम एक एक करके समझेंगे। शुरू करते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के साथ। यहाँ से हम ये समझेंगे कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 245। देखिए, इस आर्टिकल के 2 क्लॉजेज है, पर समझने के लिए मैंने आर्टिकल 245 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आर्टिकल 245 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है। जब भी मैं पार्लियामेंट कहूँ तो उसका मतलब होगा सेंटर, और जब भी मैं लेजिस्लेचर कहूँ तो उसका मतलब होगा स्टेट। तो 245 का पहला पार्ट ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इंडिया की पूरी टेरिटरी के लिए या उसके किसी पार्ट के लिए लॉज बना सकती हैं। दूसरा ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो स्टेट की पूरी टेरिटरी के लिए या स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉज बना सकता है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास पूरी इंडिया या किसी पार्ट के लिए लॉज बनाने की पावर है और लेजिस्लेचर के पास पूरे स्टेट या उसके किसी पार्ट के लिए लॉज बनाने की पावर है। तीसरा पार्ट ये कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास जो लॉज बनाने की पावर है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में रहने वाले लोग या उनकी प्रॉपर्टी के लिए पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। नहीं, पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी है। मतलब वो लोग या वो प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर है, पार्लियामेंट उनको भी गवर्न कर सकती है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं। पर अगर इंडिया से बाहर रहने वाले लोग और उनकी प्रॉपर्टी के लिए पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बनाती है, तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये लॉ सही है या गलत? तो इसके लिए है टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट। इस टेस्ट का फेमस केस है वॉलेस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे। ये केस आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा। इस केस में क्या हुआ कि एक कंपनी थी जो कि इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी। अब ये कंपनी एक इंडियन फर्म की पार्टनर थी।
इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी इस कंपनी की जो भी इनकम थी उसे टैक्स करना चाहती थी। ये कहा गया कि क्योंकि इस कंपनी का मेजर इनकम इंडिया से आता है, इसलिए इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो उस इनकम को टैक्स कर सके। तो टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट ये कहती है कि अगर पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बनाना चाहती है और जिस सब्जेक्ट मैटर में वो लॉ बनाना चाहती है, इन दोनों के बीच में एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या जाना कि आर्टिकल 245 के थ्रू पार्लियामेंट को ये पावर मिली है कि वो पूरे इंडिया के लिए या उसके किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकते हैं। वैसे ही स्टेट के पास ये पावर है कि वो पूरे स्टेट के लिए या उसके किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकते हैं। पर पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज बनाने की भी पावर है, स्टेट के पास ये पावर नहीं है। यहीं से एक क्वेश्चन उठता है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 245 के अंदर पार्लियामेंट के पास जो लॉ मेकिंग पावर है क्या वो एब्सोल्यूट है? तो इसका आंसर होगा नहीं। 245 के अंदर पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है और इसके हैं ये 3 एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल 240 जो ये कहता है कि 4 यूनियन टेरिटरीज दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स, इन 4 यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई है कि वो उनके पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए रेगुलेशंस बना सके। प्रेसिडेंट के पास रेगुलेशन बनाने की पावर इतनी स्ट्रांग है कि इन 4 टेरिटरीज के लिए पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को अमेंड, मॉडिफाई या रिपील कर सकते हैं। दूसरा एक्सेप्शन है 5th शेड्यूल का, जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज कवर होते हैं। ये एक्सेप्शन ये कहता है कि इन स्टेट के रिस्पेक्टिव गवर्नर्स के पास ये पावर है कि वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये कह सकते हैं कि इन शेड्यूल्ड एरियाज में पार्लियामेंट के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। थर्ड एक्सेप्शन है 6th शेड्यूल का। देखिए, जो स्टेट्स है आसाम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन स्टेट के जो ट्राइबल एरियाज है, 6th शेड्यूल ये कहता है कि इन स्टेट के गवर्नर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये कह सकते हैं कि इन ट्राइबल एरियाज में पार्लियामेंट के स्पेसिफिक लॉज अप्लाई नहीं होंगे या उन्हें मॉडिफाइड या अमेंड होना चाहिए। तो पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग पावर के ये 3 एक्सेप्शंस हैं। अब टेरिटोरियल लेजिस्लेशन के बाद दूसरा एस्पेक्ट है सब्जेक्ट मैटर लेजिस्लेशन, मतलब कौन से सब्जेक्ट में किसके पास पावर है लॉ बनाने की, वो समझते हैं। तो सेंटर और स्टेट के पास जो पावर्स है उसे 7th शेड्यूल ने 3 लिस्ट में कैटेगराइज किया है। पहला है यूनियन लिस्ट, जिसे लिस्ट 1 भी कहते हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट, जिसे लिस्ट 2 कहते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे लिस्ट 3 कहते हैं। यूनियन लिस्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की होती है, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी। तो इसमें टोटल 100 आइटम्स है जिस पे लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर यूनियन के पास है। उसी तरह स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जो लोकल इंपॉर्टेंस, रीजनल इंपॉर्टेंस की हो, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन्स, ये सारी चीज़ें। तो इसमें ऐसी टोटल 61 आइटम्स है जिस पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास है। और तीसरी है लिस्ट 3 जो है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 52 ऐसे आइटम्स है जिसपे यूनियन भी लॉज बना सकता है और स्टेट भी लॉज बना सकता है। इस पॉइंट पे 2 आर्टिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 246 जो ये कहता है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में जो भी आइटम्स है पार्लियामेंट चाहे तो इन पर लॉज बना सकता है। दूसरा आर्टिकल समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या इन 3 लिस्ट में जो भी आइटम्स है क्या इनके अलावा कोई और आइटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता? अगर कोई न्यू आइटम आता है, कोई न्यू सब्जेक्ट मैटर आता है, तो उस पर लॉ कौन बनाएगा? ये क्वेश्चन आंसर किया गया है आर्टिकल 248 में, जिसे रेसिड्यूरी पावर भी कहा जाता है। आर्टिकल 248 ये कहता है कि अगर इन 3 लिस्ट के अलावा, इन सारे सब्जेक्ट मैटर के अलावा कोई नया सब्जेक्ट मैटर आता है जिस पर लॉ बनाना चाहिए, तो वो रेसिड्यूरी पावर है यूनियन के पास। तो ये था आपका आर्टिकल 246 और 248। तो नॉर्मली सब्जेक्ट मैटर ही हर कोई लॉ बनाता है, पर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये चीज़ ध्यान रखिए, यूनियन लिस्ट इज ग्रेटर देन कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट इज ग्रेटर देन स्टेट लिस्ट। तो अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लिस्ट विल प्रिवेल, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट में कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्करेंट विल प्रिवेल, और वैसे ही। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। नॉर्मली यही सब्जेक्ट मैटर अरेंजमेंट फॉलो किया जाता है,
पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इस अरेंजमेंट को चेंज भी किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो सकते हैं, ये 4 देखते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकते हैं। दूसरा है कि अगर राज्यसभा को ये लगता है कि स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मैटर है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है और उस पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करवा सकती है और फिर उस पर पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है। तीसरा है स्टेट की रिक्वेस्ट पर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर अगर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर पार्लियामेंट को लॉ इनैक्ट करना चाहिए, तब पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। और चौथा है कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन्हें फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन होना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एसेंशियल फीचर है। तो अब सेंटर और स्टेट दोनों ही के पास अपने अपने सब्जेक्ट मैटर्स है लॉज बनाने के लिए, पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिसमें सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट्स पर और स्टेट सेंटर के सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाना चाहता है। तो अगर ऐसा कोई लॉ आता है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो लॉ वैलिड है या नहीं? तो ये डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट्स एक डॉक्ट्रिन अप्लाई करते हैं जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इस डॉक्ट्रिन को समझने के लिए इसका लीडिंग केस प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स समझते हैं। इस केस में क्या हुआ कि मनी लेंडर्स जो लोन देते हैं उसको रिकवर करने के लिए कितना अमाउंट ले सकते हैं और कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसे रेगुलेट करने के लिए एक स्टेट लेजिस्लेशन बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946 पास किया गया। बंगाल ने लेजिस्लेशन क्यों पास किया? क्योंकि मनी लेंडिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है। मनी लेंडिंग लिस्ट 2 की एंट्री 27 में आता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को चैलेंज किया और ये कहा कि ये जो एक्ट है वो प्रॉमिसरी नोट्स को भी गवर्न करता है और प्रॉमिसरी नोट एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो लिस्ट 1 के एंट्री 28 में आता है। तो ये देखने के लिए कि क्या ये लेजिस्लेशन वैलिड है या नहीं, कोर्ट्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई किया और ये कहा कि जब भी आपको किसी भी लेजिस्लेशन का ट्रू नेचर देखना है, आप उस लेजिस्लेशन को एज अ होल देखते हो, मतलब उसका ऑब्जेक्ट, उसका स्कोप और उसका इफेक्ट, इन सभी चीज़ों को देखते हो। इस डॉक्ट्रिन के इस टेस्ट को अप्लाई करते हुए कोर्ट्स ने कहा कि बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट का मेन नेचर है मनी लेंडिंग की एक्टिविटी को गवर्न करना और वो इंसिडेंटली प्रॉमिसरी नोट को भी इंक्रोच कर रही है, पर ये एक्ट वैलिड होगा। सिमिलर लाइंस पर है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा का केस। इस केस में लिकर की सेल, इंपोर्ट और पोजेशन को लेकर लॉ बनाया गया था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट। ये स्टेट लेजिस्लेशन इंसिडेंटली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को भी गवर्न कर रहा था और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक सेंट्रल सब्जेक्ट था। कोर्ट्स ने इस एक्ट की वैलिडिटी डिटरमाइन करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई किया और ये कहा कि ये एक्ट वैलिड होगा। इस पॉइंट पे आर्टिकल 254 को भी देख लेते हैं जो रिपग्नेंसी की बात करता है। मतलब अगर सेम सब्जेक्ट मैटर पे पार्लियामेंट भी लॉ बनाता है और स्टेट भी लॉ बनाता है, तो आर्टिकल 254 कहता है कि इस सब्जेक्ट मैटर के लिए पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो वैलिड होगा और स्टेट ने जो लॉ बनाया है वो वॉइड रहेगा। तो आर्टिकल 254 है आपका रिपग्नेंसी क्लॉज। तो उम्मीद करती हूँ कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, सब्जेक्ट मैटर डिविजन्स, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।